सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 4। तो इसमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। ठीक है, अब जो समीकरण हमें दिया गया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और आपको भी इसी तरीके से सवाल एग्जाम में हल करना है। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं इस समीकरण के। तो इसके लिए दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है सूत्र विधि। लेकिन हम करेंगे गुणनखंड विधि से। क्यों करेंगे? क्योंकि गुणनखंड विधि में हल करने में कम टाइम लगता है और कम स्टेप होते हैं सूत्र विधि की अपेक्षा। और कभी जब गुणनखंड विधि से आंसर ना आए या ना बने तो सूत्र विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूत्र विधि के लिए ये वाला सूत्र हमें याद करना पड़ेगा। x बराबर -b प्लस माइनस √v² माइनस 4ac/2a। ये सूत्र अगर याद होगा तो आप सूत्र विधि का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। फिलहाल हम करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि का क्या प्रोसेस होता है देखो। सबसे पहले जो आखिरी वाली संख्या होती है ना या आखिरी पद होता है वो गुणा करेगा x वर्ग के गुणांक में। तो x वर्ग के आगे कितना लिखा है 6, तो x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में हमेशा होता है। गुणनखंड विधि का पहला कदम है ये। तो 6 दूनी कितना हो गया 12। तो अब यहाँ पे आपको भले ही यहाँ पे -2 लिखा है लेकिन अपने दिमाग में समझना है कि यहाँ पे -12 लिखा है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे भी रफ में भी लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। अब ये रफ पेपर पे अच्छे से समझना है। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि -2 का गुणा यहाँ पे कर दिया 6 में कर दिया। तो 6 दूनी 12 हो गया, माइनस का 12 हो गया। अब ऐसी दो संख्याएं खोजना है जिनका गुणा 12 होता हो। तो सबसे पहली संख्याएं तो 12 गुणित 1। देखो 12 का 1 में गुणा करोगे तो 12 उत्तर आता है कि नहीं। तो ये एक संख्या है, ऐसी दो संख्याएं हैं। ठीक है, और क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर हम 6 गुणित 2 कर देंगे तो 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, और अगर हम 4 तिया कर देंगे तो ये भी 12 होता है। मतलब हमें संख्याओं के 3 समूह मिल चुके हैं। ये पहला समूह है, ये पहला समूह है। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूं, यहाँ पे संख्याओं का ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया और ये तीसरा समूह हो गया। लेकिन इनमें से इन तीनों का गुणा 12 होता है। लेकिन इनमें से कौन सा सही है ये डिसाइड करेगी बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या डिसाइड करेगी। तो इनको जोड़ने घटाने से बीच वाला पद आना चाहिए। बीच वाले पद का गुणांक। तो यहाँ पे देखो बीच वाला पद क्या है x। x के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। और ये माइनस लगा है, मतलब इनको जोड़ने और घटाने से -1 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा? देखो 12 और 1 के बीच में 1 का अंतर तो नहीं है। 12 और 1 के बीच में 11 का अंतर है, तो कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो ये संख्या तो रिजेक्ट हो जाएंगी, ये दोनों संख्याएं रिजेक्ट हो जाएंगी। अब 6 और 2 में कभी 1 का अंतर है ही नहीं। 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा और 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। कभी 1 तो होने वाला नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट कर देंगे। अब 4 और 3, तो 4 तिया कितने होते हैं 12 होते हैं, बिल्कुल। और 4 में से 3 घटेंगे तो 1 बचेगा। लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए तो हम माइनस की संख्या बड़ी कर देंगे और प्लस की संख्या को छोटा कर देंगे। तो माइनस का 4 हो गया, प्लस का 3। तो जब जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। देखो माइनस का 4 और प्लस का 3 जब जोड़े या घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। 4 में से 3 जाएगा तो एक बड़ी संख्या का चिन्ह। लेकिन अगर हम माइनस के 4 का गुणा प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस का 12 भी आ जाएगा जो हमें चाहिए। देखो प्लस माइनस का माइनस और 4 तिया 12। तो हमें माइनस का 4 कर देना है, प्लस का 3 कर देना है और उसमें x लगा देना है। ठीक है, तो x लगाने से क्या हो जाएगा -4x प्लस 3x। तो तभी तो माइनस का 1x बचेगा ना। तो अब आगे सवाल में क्या करना है देखो। पहला पद ज्यों का त्यों रहेगा दूसरे स्टेप में, यानी 6x वर्ग। और आखिरी वाला पद भी यानी -2 और बराबर 0। ये पूरा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा ऊपर लिखा था।
यानी पहला पद नहीं बदलता है गुणनखंड विधि में, और आखिरी वाला पद बराबर 0 के साथ नहीं बदलेगा पूरा। देखो -2 बराबर 0, तो -2 बराबर 0 रहेगा। सिर्फ बीच वाले पद की जगह पे यानी -x की जगह पे हम -4x और +3x लिखेंगे। तो हमने लिख दिया कि -4x और प्लस में लिख दिया 3x, फिर बाकी तो है ही। अब -4x + 3x में से घटेगा तो -x ही आएगा, लेकिन -x को तोड़ के लिख दिया। इससे क्या हो गया, इससे दूसरे स्टेप में 4 पद हो गए। देखो 2 पद ये हो गए और 2 पद ये हो गए, तो टोटल कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। अब क्या करना है आपको, अगला स्टेप, इन 2 पद में से जो भी कॉमन निकल सकता है वो निकालना है, और इन 2 पदों में से जो भी कॉमन निकल सकता है वो निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे x है, इन 2 पदों की बात करें तो यहां पे x है, यहां पे भी x है, बिल्कुल, तो x कॉमन आ जाएगा। साथ में संख्या यहाँ पे 4 है और संख्या यहाँ पे 6 है, तो 4 की दुनिया में 6 नहीं आता और ना 6 की दुनिया में 4 आता है। लेकिन एक ऐसी संख्या है जो दोनों, जिसकी दुनिया में दोनों आता है, मतलब दो यहाँ से भी आराम से निकल आएगा कॉमन, 2 यहाँ से, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जाता है और 2 का भाग 6 में भी जाता है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो दोनों से कम 2 तो हम निकाल ही सकते हैं। तो दोनों जगह से 2x कॉमन आएगा। तो कोष्टक में क्या बचेगा, देखो संख्या का संख्या में भाग जाएगा। कोष्टक में हम वो लिखेंगे जो इन दोनों के पास बचा है। सबसे पहले इससे पूछा कि भाई साहब तुम्हारे यहां से 2x निकल गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा। तो उसने कहा संख्या का संख्या में भाग दे दो, 2 तिया 6, 3 बार चला गया, और x के ऊपर 2 की घात थी, 1x निकल भी गया तो 1x इसके पास बच गया। फिर माइनस लगा है तो हमने माइनस लगा दिया। फिर से संख्या का संख्या में भाग दो, तो 2 दूनी 4, 2 बार भाग चला गया और x कॉमन निकल गया। तो इतना बचेगा कि नहीं, 3x - 2। अब देखो इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है। यहां पे 3 है, क्या यहां पे 3 है, आंसर है नहीं है यहां पे 3। यहां पे 2 है, क्या यहां पे 2 है, बिल्कुल नहीं है 2, ना दोनों तरफ x है। तो इन दोनों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो 2 पद के बाद जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह रहेगा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो एक तो कॉमन निकलेगा ना, और ये पूरा पद ज्यों का त्यों लिखेंगे 3x - 2, और बराबर में क्या है, 0 है। अब ये 2 कोष्टक बिल्कुल सेम होंगे, तो समझ लेना कि हम सही जा रहे हैं, हमारा आंसर सही आ रहा है। अब देखो ये 2 जगह लिखा है, तो दोनों कोष्टकों को 2 जगह ना लिख के एक जगह लिख दो, यानी 3x - 2 लिख दो, और बाकी बचे ये लिख दो, जो बाहर है ना इनको कोष्टक में लिख दो। तो 2x + 1, तो यहाँ पे लिख दिया 2x + 1, और बराबर में क्या कर दिया, तो बराबर में 0 कर दिया। अब पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लो और दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 ले लो। तो चलिए कर देते हैं, तो आ जाएगा 3x - 2 बराबर 0, और फिर बीच में या लिखेंगे और फिर दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 कर देंगे, यानी 2x + 1 बराबर 0। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो 3x तो इसी तरफ रहेगा, ये -2 संख्या का पक्षांतर कर देंगे तो -2 इस तरफ आ जाएगा, तो +2 हो जाएगा। इसी तरीके से +1 इस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये देखो अब आगे चल के ये 3 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में आएगी, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। इस तरीके से हमें 2 मूल मिलेंगे, पहला 2/3, दूसरा -1/2, तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, और जो हमारा द्विघात समीकरण था वो हम लिख लेंगे 6x² - x - 2, 6x वर्ग -x - 2 बराबर 0 के अभीष्ट मूल। ये पूरा एग्जाम में लिखना है ताकि एक भी नंबर ना कट सके आपका। तो अभीष्ट मूल 2/3 व -1/2 होंगे। ठीक है, बन जाएगा ना सवाल। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे से इसकी, और आपको पूरा यहाँ से नोट कर लेना है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर आगे का दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।